नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेटसेट अध्ययन। यहाँ पर हम कहानी पढ़ रहे हैं गैगरीन कहानी जो अज्ञे द्वारा लिखित है। गैगरीन कहानी अज्ञे जो है यह तार सप्तक के संपादक रहे हैं। गैगरीन गैगरीन कहानी का ही नाम रोज़ है, पूछा जा सकता है और ये तेलंगाना स्टेट में इस साल नहीं पिछले साल पूछा हुआ था। यह डलहौसी मई 1934 में प्रकाशित यह कहानी है। पहले इसका नाम रोज़ था और बाद में गैगरीन रखा गया। पढ़ते हैं कहानी। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। यानी ये मय शैली में लिखी हुई कहानी है। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य स्पर्श किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैला रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, मालती ने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर चली और चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। यानी आ जाओ कहा और लेखक भी उसके पीछे चले गए। जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहीं पर मैं विश्लेषण करूँगा, अन्यथा पढ़ते चलूँगा। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? यानी वे यहाँ कौन? मालती के पति। अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। यानी कितने बजे? 1:30-2 बजे, यानी 1 यानी 1:30, 2 यानी 2। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते। यानी लेखक पूछते कि वह कब गए हैं, तो वह मालती कहती कि वह सवेरे चले गए। मैं हूँ कर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। यानी लेखक जो है वह कहने वाले थे आगे कि तुम इतनी देर क्या करती हो, लेकिन फिर सोचा कि आते ही एकाएक ऐसे प्रश्न पूछना ठीक नहीं है। मालती पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। यानी पहले के ज़माने में लाइट के फैन वो नहीं थे, तो वो हाथ के पंखा, एक छोटी सी ऐसी लकड़ी, उस पर एक ऐसा ऐसा एक कपड़ा बिछा हुआ था और उसको यहाँ पकड़कर हिलाते थे। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो यहाँ, तो यानी इतनी धूप में आए तो तुम्हें गर्मी तो लगती होंगी। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। यानी फिर लेकर कहते कि लाओ, मैं ही खुद करता हूँ। वह शायद ना करने वाली थी। पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दिया। यानी एक बच्चा रोने की आवाज़ आई और वह उठकर उस बालक के पास चली गई। दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई ऊह करके उठी और भीतर चली गई। यानी थके हुए शोर में वो ऊह करके घुटनों पर हाथ रखकर उठ गई और चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छा गई है? ये इम्पोर्टेंट कथन है और ये इस कहानी में मेरे ख्याल से 3-4 बार यह वाक्य आ गया है। यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? ये बहुत बार आया हुआ है इस कहानी में, हम देखेंगे बाद में। मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है। यानी लेखक जो है अ, मालती लेखक की कौन है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सखे का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं और पीटे हैं। यानी बचपन के साथी थे तो इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे पीटे हैं, इकट्ठे खेल खेला है। और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। और हमारे व्यवहार में सदा सखे की स्वेच्छा और स्वतंत्रता रही है। यानी सगे संबंध की तरह। वह अभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटे के छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। यानी लेखक मालती को कितने वर्ष बाद देखने आए हैं? 4 वर्ष बाद। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहित है। यानी 4 वर्ष पूर्व उसकी शादी नहीं हुई थी, अब शादी हुई है। एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें नहीं आया। यानी 4 वर्ष में उसमें क्या परिवर्तन आया है? उसकी शादी हुई है और एक बच्चे की माँ हो गई है। यही परिवर्तन आ गया है।
आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या? यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोचता रहा। यानी उसकी पीछे की ओर देख रहे लेखक, वह जा रही है। तो लेखक सोच रहे थे, यह कैसी छाया इस घर पर मंडरा रही है, छाई हुई है, और विशेषता मालती पर आने। और किस पर विशेषता? ये वाक्य इधर ऊपर भी आया इस पेज पर, और नीचे भी आया, याद रखिए। वो छाया कहाँ पर गई? तो अभी तक यहाँ पर दो वाक्य आ गए। मालती बच्चे को लेट कर लौट आई, यानी बच्चों को सुलाया और लौट आई। फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने उसकी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? यानी बच्चे का नाम। तो बच्चे का नाम वो टीटी बताती है। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे ही टीटी कहते हैं। यानी नाम कोई निश्चित नहीं लिखा, रामा श्यामा ऐसा कोई नाम नहीं रखा, लेकिन प्यार से जो है टीटी कहते हैं। जैसे आजकल बाबू कहते हैं, सोना कहते हैं, उसी प्रकार प्यार से टीटू कहते हैं, टीटी। टीटी। और इस कहानी में टीटी का काम क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल सिर्फ एक ही काम है उसके पास। टीटी के पास क्या है? वह रोने का काम है, याद रखिए। आजकल बाबू सोना भी कहते हैं। बाबू सोना वो दिल का मामला अलग है, लेकिन कोई कोई बच्चे को भी बाबू कहता है, सोना कहता है, मेरा सोना कहता है, मेरा लड्डू कहता है, गोलू। वो बहुत जो सभी घरों में एक जो छोटे बच्चे होते हैं और वो छोटा बच्चा लड़का हो, तो वह सभी उसे गोलू ही कहते हैं। चाहे वो गोल हो या लंबा हो, उसे गोलू ही कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आ आ। यानी लेखक बुलाते हैं कि टीटी टीटी आ। अभी याद रखिए, ये प्रश्न पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ भी सकता है। एनटीए है, कुछ कहा नहीं सकते। तो लेखक जो है, लेखक टीटी का कौन है? तो लेखक टीटी का दूर का मामा है, याद रखिए। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआ सा होकर कहने लगा, ऊहू ऊहू ऊहू, ऐसा कहने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। यानी लेखक को लग रहा है कि मालती कुछ पूछे, मुझसे बात करे, लेकिन वह चुपचाप शांत थी, उदास थी। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, यानी मालती ने कुछ बात ही नहीं की। और ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, घर वाले कैसे हैं, माता पिता कैसे, ये नहीं पूछा। कैसे आया हूँ, चुपचाप चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहिए है? क्योंकि वह निर्बाध स्वतंत्रता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। यानी ऐसा मौन मौन बैठी है जो अजनबी से के साथ भी हम उसी प्रकार मौन भाषा में नहीं बोलते। मौन भी एक व्यंजना है। नहीं, क्या बात है? ऐसा कुछ तो है, एक आगे का एक कथन है, कुछ तो है, मुझे ज़बान पर है लेकिन मुंह के अंदर नहीं, वो शब्द ये नहीं हो रहे। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मैंने कुछ खिन्न सा, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना कहो, ये आगे का कथन है, ये मैं बताने वाला था। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। यानी लेखक ही कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है, ऐसा पता चलता है कि मेरे आने से तुम्हें कोई विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। यानी देखा जाए तो एक बहुत दिनों से हमें कोई मिलने आया है, हमारा रिश्तेदार हो या दोस्त हो, मित्र हो, तो वो बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात होती है, तो कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता हमारे चेहरे पर आती है। भले हम कितने ही दुख में, दर्द में क्यों ना हो, बहुत एक 4-5 वर्षों बाद हमारी मुलाकात किसी दोस्त, मित्र या रिश्तेदार से होती है, तो हमें एक प्रसन्नता होती है। लेकिन वैसी प्रसन्नता यहाँ पर मालती के चेहरे पर नहीं दिखाई देती। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हाँ, मैंने हूँ कहा। यह हूँ प्रश्नसूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुक्त होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर मैंने देखा, उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की,
किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न होने की हो रही हो, वैसे वैसे जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। जहाँ पर इम्पोर्टेंट है वहीं पर मैं बताऊंगा, पहले ही कहा था। वैसे जैसे प्रयोग में न लाए हुए अंग कोई व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृत में मानो मर गया है। ये इम्पोर्टेंट है, यानी कोई ये जो वायु है, वायु नहीं, कोई अवयव है, अंग है, उसका हमने उपयोग नहीं किया और बहुत दिनों बाद हमने उसको उठाने का प्रयास किया। अभी भी एक बात रखिए, जो दाहिना बायां हाथ होता है, बच्चा बचपन से ही समझो दाहिने हाथ से ही वह खाना खाता है, दाहिने हाथ से ही बहुत कुछ खेलता है, तो वह उसी हाथ से आगे चलकर अभी भी जो दाया बाया होता है, बाया हाथ बहुत लोगों का अच्छा खासा काम करता है, लेकिन जो दाहिना होता है वह थोड़ा कम काम करता है, क्योंकि उसको खाना नहीं खा सकता, कुछ वजनदार चीज़ है जो उसको उठाई नहीं जा सकती दाहिने हाथ से। उसी प्रकार यद्यपि वह सारा प्राय बल है, नहीं उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। ये इंपॉर्टेंट कथन है। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में, कोई जीवित प्राणी के गले में किसी जंतु का, यानी किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार, यानी उस वस्तु को वह उतार कर फेंकना चाहता है, जीवन से निकालना चाहता है, लेकिन निकाल नहीं सकता। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। यानी किवाड़ यानी दरवाज़ा खटखटाया, मालती ने नहीं सुना, लेकिन लेखक ने वह आवाज़ सुनी। दूसरी बार जब किवाड़ खटखटाया यानी कि आवाज़ आई, तब मालती ने बच्चों को दूर किया, बाजू में रखा और वह किवाड़ खोलने चली गई। ये यानी मालती के पति आए, यानी वह कहती है ये आए, ये यानी मतलब कौन, मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का शोर साक्षात शोर शोरक्षात्मक कवच बनकर, यानी जिस प्रकार पहले मुलाकात में बातें होती है, उसी प्रकार उसने बातें की कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी नौकरी का स्थान क्या है, कहाँ पर है, सैलरी क्या है, ऐसे वह बातें होने लगी। मालती के पति का नाम है महेश्वर। अभी मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है, और वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी जाते हैं, यानी प्रातः का सुबह कितने बजे वह हॉस्पिटल जाते हैं, तो 7 बजे जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है, यानी दोपहर को छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने जाती है, यानी शाम को 1-2 घंटे 4-5 बजे जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, किसका, महेश्वर का। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह स्वयं उकताए हुए हैं। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी चुस्त ही अ, सुस्त ही रहते हैं, यानी वह भी उस काम से अलसमय हो गए हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी हो? यानी लेखक, मालती जो है लेखक, और महेश्वर यानी उसके पति के लिए खाना ले आ गई। फिर लेखक कहती कि तुम नहीं खाओगे या खा चुकी हो? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। ये इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी रहेगी, बैठी होगी। ये पहले के ज़माने में था, आजकल कोई नहीं है। पति जब कब भी आए, कब भी खाना खाए, कुछ लेना देना नहीं है। खाना हुआ, भूख लगी, पत्नी खाती है, बैठती है, उसका इंतज़ार करते हुए मोबाइल देखती है।
महेश्वर खाना आरंभ करते हुए आप पूछोगे को आपको आपको किस प्रकार ये पता कि पत्नी इंतजार नहीं करती, खाना खा के बैठती, आपकी क्या शादी हुई क्या? हमारी शादी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, लेकिन हमने देखा है। यह हर घर की कहानी है। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हो। यानी अभी यह महेश्वर और लेखक के बीच में क्या क्या संबंध है? यानी ये दूर के रिश्ते की बहन है, यानी साला है। यानी लेख महेश्वर का लेखक कौन है? साला है, यानी पत्नी का भाई। महेश्वर खाना यानी फिर खाना खाती हुई वो उसने कहा, महेश्वर ने, ऐसे आप बेवक्त खाना खा रहे हो तो खाना खाने का मज़ा आपको क्या आता होगा? मैंने उत्तर दिया, वहाँ देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है, भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। यानी वह लेखक ही इम्पोर्टेंट कथन है। वाह रे, देर देर से खाने के बाद, यानी समझो हमें 2 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे खाना हर रोज़ खाते हैं, और एक आध बार 2:30 बजे खाना बैठे, खाना खाने भोजन करने गए तो हम खा सकते हैं। लेकिन 2 बजे खाना खाते और 3:30 के बाद यदि हम खाना खाने गए तो वह हम ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। वहाँ देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है, भूख बड़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोककर बोली, ऊँ, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। यानी मालती कहती कि ऊँ, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, ये मेरे साथ तो हर रोज़ ऐसा ही होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी, बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। यानी बच्चा रो रहा था, रोने का काम कर रहा था बेचारा, तो उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? यानी लेखक पूछते कि यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। यानी वो मालती कहती है, उसकी माँ बच्चे की टीटी की माँ, बच्चे की माँ नहीं टीटी की माँ कहती है कि हाँ ऐसा ही चिड़चिड़ा हुआ है, हमेशा ही ऐसा ही करता है, यानी हमेशा ही रोता रहता है। जब हमने भोजन समाप्त किया तब बजने वाले थे। जब भोजन समाप्त किया तब कितने बजने वाले थे? 3। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। यहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई, यानी कुछ समय के बाद वह चले गए। महेश्वर यानी मालती के पति, और कुछ किवाड़ बंद किया और मालती लौट आई और मेरे पास बैठने लगी थी। मैंने कहा, आप खाना तो खा लो, मैं उतनी देर देर टीटी से खेलता हूँ। यानी लेखक कहती कि मैं टीटी से खेलता हूँ, अब तुम खाना खाओ, भोजन करो। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के एकाएक में चौंका। मैंने सुना, मालती वही आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। यानी अपने आप को कर रही कि 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा ही भी था या सब कुछ, यानी तुम्हारे लिए कुछ खाना बचा भी था या सब कुछ हमने ही खा लिया था? बहुत था, यानी मालती कहती कि बहुत खाना था, भोजन था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा ही नहीं। यूँ ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था। मैंने हँसकर कहा, यानी लेखक ने हँसकर कहा कि इस भाजी जो थी, सब्जी जो थी, वह मैंने अकेले नहीं खाई थी, तो वहाँ पर कुछ बचा था। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, इसी प्रकार एक कहानी है। शायद मेरे ख्याल से जैनेंद्र की कहानी है वह, इसी प्रकार है। उसका कहानी का नाम क्या है? त्रिवेणी। त्रिवेणी कहानी है, ऐसी इसी प्रकार कहानी है वो भी इसी प्रकार निरुत्साही कहानी है। उसका भी बच्चा ऐसा ही रोता है, एक बावड़ी के पास जाकर फिर मिट्टी में तरबदर होता है, और जब उसको बाद में वह उस बच्चे को गले से लगाती है, तब उसे ऐसा मन में विचार आता है उस त्रिवेणी के कि अब मैं इसको गले लगा ली हूँ, अपनी छाती से लगा रही हूँ, जब मैं चाहकर भी उसको दूध नहीं पिला सकती, और बच्चा भी चाहकर अब दूध नहीं पी सकता, यानी बड़ा हो चुका है, और जब उसको दूध पिलाना था, तब उसको स्नेह करना था, तब उस बच्चे को वह नहीं देखती है, न ये करती है, अपने परिवार में वह लुप्त होती है, अपने भी इसमें। तो इसी प्रकार वह त्रिवेणी भी कहानी इसी प्रकार है, वह मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, और यह भी उसी प्रकार है। यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं। यानी वो कहता है,
मालती मानो किसी विषय की बात यानी किसी अन्य विषय की बात कर रही हो ऐसी बोली, यहाँ जो है सब्जी वब्जी कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगवा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। यानी इस पहाड़ पर आकर मालती और मालती के पति महेश्वर को आकर कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। यहाँ आकर 15 दिन हो गए। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी तक बढ़ाती जा रही है। यानी साथ 15 दिन से आया, 15 दिन पहले जो साथ में लाई थी सब्जी लाई थी वही अब तक चल रही है। मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है? यानी लेखक पूछते कि यहाँ पर नौकर कोई नहीं है आपके पास? कोई ठीक मिला मिला नहीं, शायद 1-2 दिन में हो जाएगा। बर्तन भी तुम ही मांजती हो। यानी मालती कहती कि कोई ठीक नौकर नहीं मिला तो 1-2 दिन में मिल जाएगा। और वह फिर लेकर कहती कि बर्तन तुम ही मांजती हो यानी धोती हो। और कौन? और कौन कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? यानी आज पानी नहीं है बर्तन धोने के लिए तो कहाँ से धोएंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है। कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। यानी वह कहते हैं मालती रोज ही ऐसा ही होता है, पानी समय पर नहीं आता। आज शाम को 7 बजे पानी आएगा और तब मैं बर्तन मांजूंगी धोऊंगी। चलो, तुम्हें 7 बजे तक छुट्टी हुई। यानी लेखक कहती कि चलो ठीक है, अब तो तुम्हें 7 बजे तक पानी आने तक छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक है, यानी रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। सात लिख कर सात लिखने का प्रयास हो गया है। रात को 11 बजे तक का काम होगा, खाक छुट्टी होगी। यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एकाएक फिर वह रोने लगा। यानी ये रोने का ही काम करता है भाई साहब। और वो एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। यानी फिर रोने लगा तो लेखक ने उसे उसकी माँ के पास देख दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली। यानी जेब से लेखक की नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट्स देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा ही नहीं। यानी तब मालती को याद आया कि मैं यहाँ पर क्यों आया, यह पूछा ही नहीं। और फिर पूछती है कि यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था। यानी तब वो लेकर कहता है कि अब तुम्हें याद आया मैं कैसे आया? तो फिर वो कहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ और क्या करने? तो दो दो एक दिन रहोगे ना? यानी फिर मालती कहती कि 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, ज़रूरी जाना है। यानी लेकर कहती कि नहीं, मैं 2-3 दिन नहीं रह सकता, कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे भी ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। यानी वह फिर लेखक को याद आया कि मैं मालती से मिलने आया हूँ, बात करने आया हूँ, और बात करने से बजाय मैं यहाँ पर पढ़ते बैठा और मालती भी कुछ नहीं करी। पर बात भी क्या ही की जाए, यानी बात भी क्या करे? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया गिरी है, ये देखो तीसरी बार कथन आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो कुछ भी वश में कर रही है। मैं भी वैसे ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। यानी लेखक भी उस छाया में, उस घर के वातावरण में घुल मिल रहे हैं। जैसे यह घर, जैसे मालती, यानी जैसे इस घर की छाया में मालती घुल मिल गई है, उसी प्रकार मैं भी। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी, यह पढ़ने को है क्या? यानी आ अच्छा, मैं वापस जाकर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। यानी लेखक, मालती कहती कि यहाँ पर कुछ पढ़ने को ही नहीं है। तो लेखक कहती कि मैं यहाँ से जाने के बाद कुछ पुस्तकें ज़रूर भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो लारी में? यानी लारी में या ट्रक में आए हो? लारी यानी ट्रक ही होता है मेरे ख्याल से। पैदल? फिर लेखक कहते कि पैदल आया हूँ। इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। यानी इतनी दूर तक पैदल आने की बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। यानी लेखक कहते कि आखिर मैं तुमसे मिलने आया हूँ तो पैदल ही क्या, कैसे भी आता, ऐसे ही आए हूँ। नहीं, कुली पीछे आ रहा है। यानी सामान कहाँ है? तो वो कहती कि कुली लेकर आ रहा है। सामान लेकर मैंने सोचा बिस्तर ले ले ही लूँ।
अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, अब तुम थके होंगे, लेट जाओ। यानी अब तुम थके हुए होंगे, लेट जाओ, आराम करो। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके है, यानी थके नहीं, थके है। और तुम क्या करोगी? यानी लेखक पूछते हैं मालती को कि तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धो, यानी वो मैं बर्तन को जो साबुन सोडा है वह लगा कर रख दूंगी, पानी जब आएगा तब धोने का काम करती हूँ। मैंने कहा, वहाँ क्यों? क्यों? और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टीटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। यानी तब लेखक भी लेट गए और छत की तरफ देखने लगे। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों की घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक शोर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे और मैं ऊँगने लगा। यानी लेखक को भी नींद आने लगी। एकाएक वह एक शोर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंत्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। चार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई। यानी कितने बज रहे थे? 4 बज रहे थे और उसी का पहला घड़ी की आवाज़ सुनकर लेखक उठ गए। वह 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। अब की बार उग्र रूप में मैंने सुना। मालती एक बिल्कुल अ, अनैच्छिक अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही है, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। यानी केवल समय बिताने के लिए, केवल समय काटने के लिए ही उसका जीवन हो। वैसे ही जैसे मोटार का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता है। ये इम्पोर्टेंट कथन है। वैसे ही जैसे मोटारों का स्पीडोमीटर, यानी जो स्पीड मीटर है, वह यंत्र मापने का, यानी जो अंतर है वह मापने के लिए काम आता है। फासला नापा जाता है और यंत्र विश्राम स्वर में कहता है कि इस किससे कि मैंने अपने अंतिम शून्य पथ का इतना अंश तय किया था। यानी मैंने अंतिम समय में जब गाड़ी रुकती है तो वह बताता है कि इतना मैंने अंतर ये किया है, पार किया है। न जाने कब कैसे नींद आ गई, यानी सोचते सोचते कब लेखक को नींद आ गई। तब छः कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट मेरी नींद खुली। यानी कोई आने की आहट से नींद खुल गई और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उसके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली भी, यानी लेखक का कुली भी आया। कितने बजे लेखक महेश्वर वापस आ गए? 6 बजे। और कुली भी कितने बजे आ गया? 6 बजे। मैं मुंह धोने को, पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की। उन्होंने किंचित गिलानी भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। यानी कि एक का गैंग्रीन का ऑपरेशन किया है और दूसरे रोगी को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा हूँ बड़े। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? यानी लेखक ने पूछा कि गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाही लोग होते हैं यहाँ के। यानी महेश्वर बताते कि उसको एक कांटा चुभ गया था और उस कांटे की वजह से गैंग्रीन हो गया और वो गैंग्रीन बढ़ा गया तो फिर उसका पैर ही काटना पड़ा। बड़े लापरवाही लोग होते हैं। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टर के अभ्यास के लिए। यानी लेखक पूछते हैं कि यहाँ आपको केस, यानी जो पेशेंट है, अच्छे खासे मिलते होंगे, आय के हिसाब से नहीं, यानी पैसों के हिसाब से नहीं, आपके अभ्यास के, आपके प्रैक्टिस के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है। यानी गैंग्रीन का केस जो है हर दूसरे दिन चौथे दिन आ ही जाता है। नीचे बड़े अस्पताल में भी मालती आंगन से ही सुन रही थी। यानी मालती जो है आंगन से सब कुछ सुन रही थी। आप गई, बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है। कांटा चुभा था इस पर, टांग काटनी पड़े। यानी कोई कांटा चुभ जाए छोटा सा तो टांग काटनी पड़े। यही भी कोई डॉक्टरी है। हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। यानी गैंग्रीन होने की वजह से ऐसा माना जाता है, मैंने कभी देखा नहीं, सुना है, गैंग्रीन यदि हो जाता है जिस अवयव को तो वह अवयव काटा जाता है। तो उसी प्रकार वह कहती है कि कांटा चुभने से टांग काट कर आते हैं और दूसरे दिन तीसरे दिन ऐसा ही वह ऑपरेशन करके आते हैं और उसी का नाम वह अच्छा नाम रखते हैं अभ्यास।
महेश्वर हंसे बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए, यानी वह यदि वो अवयव न काटे तो उसकी जान चली जाएगी। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना ही था कि टांगों के चुभने से कांटों के चुभने से मर जाते, यानी आज तक हमने सुना था कि कांटा चुभने से आदमी मर जाता है। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना। आज परवाह आज परवाह है, तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, यानी यह मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ। आप कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं होता। पहले तो रात रात भर नींद ही आया करती थी, यानी पहले तो रात रात भर नींद ही आया करती थी। आज जो है ऐसे ही बातें सुनता हूँ। तभी आंगन में खुले नल के ने कहा, यानी तभी आंगन में पानी आ गया, टिप 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 टिप, यानी कितने बजे? 7 बजे पानी आ गया। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, आप रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी, यानी आप जो है टीटी रो रो कर सो जाएगा तभी घर में कुछ शांति चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं, गर्मी तो बहुत ही है। आ, होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए, यानी वह महेश्वर कहती कि वो गर्मी भी होती है और मच्छर भी काटते हैं, लेकिन ये लोहे के पलंग बाहर कौन ले जाए। आपके नीचे जाएंगे तो 4 पाइया ले आएंगे। फिर कुछ रुक 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 कर बोले, आज तो बाहर ही सोएंगे। आपके आने का इतना ही लाभ होगा, यानी वह कहते हैं महेश्वर कि आपके आने की इतना ही लाभ होगा कि हम बाहर सोएंगे। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए महेश्वर और लेखक ने। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं, दो पलंगों पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छिपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर जाकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो पड़ा, यानी वह बीच बीच में चुप हो जाता है और फिर वह रोने लगता है। जैसे लगता है कि कोई वह कर्तव्य करने वाला था अच्छा कार्य और भूल गया है, और फिर वह रोने लगता है और फिर चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक और रसोई के छप्पर की ओर चली। तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना, यानी थोड़े से कौन से फल लाया था महेश्वर? आते समय कौन से फल लेकर आया? तरबूज, आम, अंगूर। तो वह आम लेकर आया था, याद रखिए, पूछा जा सकता है। कहाँ है, यानी फिर वह मालती कहती, कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटी हुई, यानी कहाँ से लिपटी हुई आम है? कागज के लिपटी हुई और अंगीठी पर रखे हैं। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। किस कागज में वे लिपटे हुए थे? वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे। जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना, यानी हाजिरी ली मास्टर साहब ने और फिर हाजिरी होने के बाद चोरी से स्कूल से निकल कर भागना, और स्कूल से कुछ दूर पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची आमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना, यानी जो कैरिया होती है वह। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता, यानी जब लेखक कभी स्कूल से भाग आते और मालती पीछे ना आती, तो लेखक भी खिन्न होकर दोबारा जाते। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे, यानी मालती जो है कुछ नहीं पढ़ती थी। ये पूछा हुआ है, बचपन में मालती किस प्रकार की लड़की थी, यह पूछा हुआ सवाल है। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूँ कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर
चमड़ी उधेड़ दूंगा। यानी मालती के पिता ने मालती को एक किताब दी और कहा कि रोज जो है इसके 20 पन्ने पढ़ो। जब मैं एक हफ्ते बाद आऊँगा तो देखता हूँ कि कितने पन्ने पढ़ने हो गए हैं। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। अब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने कहा तो उद्वत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वह उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है। यानी बचपन में मालती कैसी थी? उद्दत और चंचल लड़की थी। याद रखिए, पूछा हुआ सवाल है ये, बचपन में मालती किस प्रकार की लड़की थी, पूछा हुआ है। और आज जो है वह बिल्कुल सीधी हो गई है। कितनी शांत शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरस रही है। यानी वह पढ़ने के लिए तरस रही है, तो कुछ सामग्री नहीं है। यह क्या है? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? यानी महेश्वर ने पूछा कि रोटी कब बनेगी, खाना कब बनेगा? बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। यानी फिर से वह रोने लगा। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपथपाने और दूसरे हाथ से कई छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। यानी बच्चों को भी सुला रही है और काम भी कर रही है। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने क्या, न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे। यानी भोजन हो चुका और बिस्तरों पर लेट गए। और टीटी सो गया था। यानी टीटी भाई रो रो कर सो गए थे। मालती पलंग के एक और मोम जमा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। किसको? टीटी को। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता। एक बार तो उठ यानी कभी कभी सो गया है, लेकिन बच्चा जो है कभी सो जाता है और नींद में भी वो उठता है, बोलता है, कभी कभी रोता है। उसी प्रकार टीटी भी कर रहा है। उठकर बैठ गया, पर तुरंत यानी एक बार नींद से उठकर बैठ गया, लेकिन तुरंत लेट गया। ऐसे नींद में बच्चे करते हैं। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। यानी लेखक ने महेश्वर से पूछा कि आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, थके तो आप भी होंगे। 18 मील पैदल आए। यानी लेखक कितने मील चलकर मालती से मिलने आए थे? 18 मील पैदल चले थे। किंतु उसके शोर ने मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। यानी लेखक भी थके हुए हैं। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊँघ रहे हैं। यानी नींद आ रही है। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। यानी मालती रात का भोजन कितने बजे कर रही थी? 10:30 बजे। यानी 10:30 पर वह भोजन कर ली थी, और दोपहर का 3 बजे। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीग हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा की आकाश अनभ्र था। यानी पूर्णिमा का आकाश था, पूर्णिमा का चांद निकल आया था, और अनभ्र था। यानी कोई नभ नहीं थे, कोई बादल नहीं थे। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष। यानी कौन से वृक्ष वहाँ पर है? चीड़ के वृक्ष है वहाँ पर, याद रखिए। धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं। यानी कोई राग जो वह चीड़ के पेड़ गा रहे हैं। यानी चीड़ के पेड़ की उपमा किसको दी गई है? जो सूखे हुए, वह मालती को दी है। तो वह चीड़ के सूखे हुए पेड़ गा रहे हैं, कोई राग गा रहे हैं, लेकिन उसमें कोमलता है, लेकिन करुणा नहीं है। अशांतिमय अशांतिमय है किंतु उद्वेग नहीं। यानी उसके मन में शांति नहीं है, लेकिन वो उद्रेक भी नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं।
यानी याद रखिए, जब लेखक बाहर सोए हैं और ऊपर देख रहे हैं तो आकाश से कौन से पक्षी की उड़ान देखने को मिली है? कौवे की, गौरैया की, तो वह चमगादड़ की, याद रखिए, पूछा जा सकता है। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी गई। किसको? चमगादड़ को बैठने के लिए। कितनी बची है? थोड़ी सी हो जाएगी। पर यह सब मैंने ही देखा, यानी यह सब दृश्य था, मैंने ही देखा। अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रही थी, यानी महेश्वर सो रहा था। और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर, यानी भोजन होकर, दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। यानी दही जमाने के लिए कौन सा बर्तन मिट्टी से गर्म पानी से धो रही थी? स्टील का, लोहे का, चांदी का, सोने का, मिट्टी का, तो मिट्टी का बर्तन धो रही थी, याद रखिए। और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे धीरे से, यानी ये एक बात, ये कहानी जो टाइप की है उसमें ऊपर की कुछ पंक्ति छूटी हुई है। जब लेखक कहते हैं कि यह दोपहर वो भोजन जो है 3 बजे करेंगी, तभी वह सोचता है कि रात का भोजन करने के लिए इसको 11 बजते हैं, 11 बजेंगे और 11 ही बजते हैं। यह जो पंक्ति है ऊपर नहीं है, मेरे ख्याल से यह पंक्ति छूट गई है इस किताब में। ये पीडीएफ मुझे मिली है कहीं से और इसके अंतर्गत से मैं कहानियाँ पढ़ रहा हूँ। इसमें पीता कहानी में भी कुछ अंश छूट गया है। पिता कहानी में उसका बच्चा वो बहन के शिक्षा के लिए पैसे भेजता है और पिता जो है बैंक में जमा करते हैं, यह अंश पिता कहानी में नहीं दिया गया है इस पीडीएफ में। कहाँ का पीडीएफ है पता नहीं है, लेकिन मुझे नेट पर या कहीं ने किसी ने भेजा है या कहीं पर मिला है मुझे। लेकिन इस पर तो उस पिता कहानी में भी अंश छूटा हुआ है। और यहाँ पर जो लेखक कहते हैं कि वो उसको दोपहर का खाना खाने की बजाय 3 बज रहा है और रात का खाना खाने के लिए 11 बजेंगे, यह भी अंश छूटा हुआ है। खैर कोई बात नहीं, हम उसको जब शॉर्ट नोट्स में पढ़ेंगे तब याद करेंगे, तब पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता ही रही थी कि रोज ही रहने बज जाते, यानी रोज ही 11 बजते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियति गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, यानी चांदनी में शिशु बालक कैसा लगता है, इस असल जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा। यानी चांदनी में शिशु बालक जो टीटी जो है कैसे दिखता है, यह देखने के लिए टीटू की ओर देखा। वह एकाएक मानो किसी शेषोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा, यानी लेखक वह पलंग के नीचे गिर गया और लेखक झपट से उसे उठाने के लिए गए और दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई, यानी मालती जो है रसोई से बाहर आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे के, यानी चोट जो है बहुत बेचारे से लग गई। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति से हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज़ ही गिर पड़ता है। यानी मालती कहती है इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज़ ही गिर पड़ता है, यानी वह बच्चा जो है रोज़ ही गिरता है, रोज़ ही चोट लगती है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने और मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह करके स्वर में कहा, मेरे मन भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? यानी वो एकलौता बच्चा है और गिरा है, वह माँ क्या कह रही है कि ऐसी चोटें रोज़ ही लगती है, रोज़ ही गिरता है, ये कह रही है। और तुम एक माँ हो और एक बच्चा गिरने पर ऐसा क्यों कर रही हो? और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, यानी ऐसे निरस्ता भरा जीवन जो है सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर पर गई। ये चौथी बार छाया, इस घर पर कोई छाया मंडरा रही है, ये आया है।
उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई कि वे उसे पहचाने ही नहीं, उसकी परिधि में घिरे हुए है चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया है। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपट कर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके होठ छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप ऊपर आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? यानी मालती जो है आकाश को देख रही थी, तारे को देख रही या चंद्र को। तभी 11 का घंटा बजा, यानी तभी जो है 11 बजने का घंटा बजा। मैंने अपनी सारी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 से के पहले ही खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोलने की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुँह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए, यानी 11 बज गए। तो इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। और ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को समाप्त कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद। इसके आगे की कहानी उसने कहा था बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर रुकते, धन्यवाद।